नमस्कार प्यारे साथियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे इलेक्शन थ्योरी की रामबाण बुक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। आज से आरंभ किया जा रहा है, जिसकी हर दिन रेगुलर सुबह 7 बजे क्लास होगी। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी आज जुड़े हैं और जितने भी पुराने विद्यार्थी, उन सभी का कौटिल्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और इस जल्दी उठ के सुबह पढ़ने की आदत को हम लंबे समय तक बरकरार रखेंगे, यानी कि इसके 6500 सवाल सोल्व करेंगे, तब तक इस आदत को बरकरार रखना है। यानी कि आप एक हमेशा कोटेशन पढ़ते हो कि खामोश मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। तो सुबह उठ के खामोशी रहती है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो। मैं आपको एक एक चैप्टर के हर एक सवाल को सोल्व कराने वाला हूँ और सभी चैप्टरों के हर एक सवाल को सोल्व करने वाले हैं। और ये क्लास हमेशा डेली सुबह 7 बजे होगी। जितने भी विद्यार्थी नए आए हैं वो इस कौटिल्य क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहें। आज इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, जो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। और आप सभी का, चलो आपके सामने सवाल है। बहुत अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने सवालों का आंसर देना भी शुरू कर दिया है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। आज आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी, चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर है। 44 चैप्टर है। हर एक चैप्टर को सोल्व करेंगे और हर एक सवाल को सोल्व करेंगे। लंबे समय तक लगातार चलने वाली क्लास, जो आपकी पसंदीदा पुस्तक रामबाण है, उसी की हम इसको सवालों को सोल्व करें। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल क्या है कि आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। आईएसओ, देखो ये जो आईएसओ है अपने इंडिया से संबंधित नहीं है, इंटरनेशनल से संबंधित है। अपने इंडिया में पहले क्या था, आईएसआई मार्क होता था, आप जानते हो। तो वो पहले जो हमारे पास मानक निर्धारित किया था वो आईएसआई ने किया था। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान की जो गुप्त एजेंसी बन गई, उसके बाद हमने इसको काट के बना लिया था, नाम चेंज करके क्या बना लिया, बीआईएस। जो इंडिया की संस्था है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि डी ऑप्शन में है। ये इंडिया की है। आईएसओ इंटरनेशनल है। अब देखो कि यहाँ पर कई इस विद्यार्थी को गलत करना, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, आईएसओ, इनको नाम यहीं पर मिल रहा है। यहां पर आईओएस मिल रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर सी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कहीं पर गलती से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखा, वो गलत है। करेक्ट ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये हमारे पास बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, किसकी है, भारत की होती है। इसी प्रकार गोस्ट किसकी होती है, रूस की होती है। उनकी भी ध्यान नहीं रखनी, अमेरिका की ध्यान रखनी है। एएसए होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, वो किसकी होती है, अमेरिका की होती है। तो इसको ध्यान रखना है। और ये हमारे पास जो आईएसओ, बीआईएस क्यों बनाए गए हैं, इसके बारे में देखना कि इसलिए बनाए गए, हर चीज का एक मानक निर्धारित करके रखें। जैसे आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, अब आप जैसे ही यदि वायरिंग के अंतर्गत काला तार देखते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि ये न्यूट्रल है। आप यदि लाल तार देखते हो आपके दिमाग आती है फेज है। हरा देखते हो तो आपके दिमाग में ये आती है कि ये अर्थिंग है। क्यों आती है, क्योंकि भारत सरकार ने मानक निर्धारित कर रखा है। यानी एक इलेक्शन इस घर की वायरिंग करके गया तो दूसरे इलेक्शन आके इसकी मरम्मत कर सकता है। यह खंबा कितने हाइट का होना चाहिए, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, यहां जो अपने घर में लाइटिंग कितनी ऊंचाई पे लगेगी, किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तुएं हो, उसका मानक निर्धारित करना होता है। मानक निर्धारित करने से उपभोक्ता, निर्माता और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और ग्राहक, किसी को भी नुकसान नहीं होता है। जैसे आप बाजार जाते हो कोई सामान खरीदने, उसमें आईएसआई मार्क हो जाता है, यानी बीआईएस मार्क आ जाता है, तो आप कहते हो ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी मान लो आप नमक भी ला रहे हो तो आप कहोगे नमक सही है, खराब नहीं है, हेल्थ के लिए सही रहेगा, खराब नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ने प्रमाणित कर रखा है। तो इस कारण यह किया गया है। क्लियर है, मानक तथा मानकीकरण। तो पहला सवाल। अगला सवाल आप देखिए, दूसरा सवाल। किसी ने कहा था सर इसको थोड़ा सा जूम कर दो, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। अब मुझे लगता है ये सफिशिएंट दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है, देखो बड़े आराम से सवाल।
आप देखो कि सबसे छोटा कण आपके क्या होता है, अणु होता है। अणु के बाद में क्या होता है, परमाणु, अणु से छोटा परमाणु। अब परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों है ये नाभिक के अंदर होते हैं, ये बात जानते हो। ये मैंने सारे नाम क्यों लिखे, क्योंकि ऑप्शन में यही नाम लिखे हुए हैं। आपको सवाल पूछा है सबसे छोटा कण, वो भी किसका, तत्व का। तत्व का सबसे छोटा कण हमेशा क्या होता है, परमाणु होता है। अणु किससे कहते हैं, यानी अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। वह छोटे से छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र है और रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अणु। लेकिन अणु का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, उसे हम क्या, तत्व किसे कहते हैं, तत्व नाम आया है। तो आप कहोगे समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसे तत्व कहते हैं। तो इसका मतलब तत्व का छोटा भाग कौन सा हुआ है, तो तत्व का छोटा भाग हमारे पास परमाणु हुआ। समान प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व है। इसी प्रकार एक नाम होता है, आपने पढ़ा होगा, यौगिक। यौगिक दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से मिलकर जो बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन के हजारों अपरूप है, वो क्या है, यौगिक का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का आंसर हो गया परमाणु। क्लियर है, किसी को कोई टेंशन नहीं। सर रुक रुक आ रहा है, कोई बीच में कोई होगा। अगला तीसरा सवाल बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। तीसरा सवाल, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया था परमाणु के केंद्र किसे कहते हैं, नाभिक को कहते हैं। और नाभिक के अंदर क्या होता है ये मैंने अभी अभी बताया था। सर आज 1400 लाइव चल रहे हैं, अब आज अभी 15 छोड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। भाई ये बताइए परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु का केंद्रक यानी कि नाभिक होती है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो नाभिक होता है वो 10 की घात -15 मीटर में इसकी त्रिज्या तथा व्यास, त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर के ऑर्डर में होती है, 10 की घात -15 मीटर में। लेकिन जो परमाणु होता है, इस परमाणु का व्यास होता है वो 10 की घात -10 मीटर के ऑर्डर में होता है, इनके ऑर्डर में होता है। और ये 10 की घात -15 मीटर के ऑर्डर में होती है। तो किसी परमाणु के केंद्र में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। कौन सा करेक्ट हो गया भाई, बी ऑप्शन। क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका आंसर भी आपको बड़े तरीके से देना है और बहुत ध्यान रखे सवाल को सोल्व करना है। कौन सा परमाणु का सबसे हल्का कण का है। अब देखिए कि हमारे पास होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी जो होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन। तो सबसे हल्का कण इनमें कौन सा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे साहब आपने ये तो बता दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है, कितना भारी है, तो मैं कहूंगा 1840 गुना या 1845 गुना, दोनों ऑप्शन में आते हैं। और एक बार ऑप्शन में 1837 गुना भी आ गया था, तो वो हमारे पास इतने गुना भारी होते हैं। तो प्रोटॉन किससे भारी होता है, प्रोटॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना भारी है, बहुत ही मामूली, बहुत ही कम। यानी ये क्या होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के समथिंग होता है। और ये जो होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यानी कि मामूली सा फर्क है, बिल्कुल ही नहीं के बराबर नगण्य बड़ा होता है, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफी बड़ा होता है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। लेकिन यदि आप AMU के अंतर्गत पढ़ते हो तो AMU में आपके 0.005 AMU आ जाता है, ठीक है भाई।
लेकिन हमें विद्युत के हिसाब से ये हमारे पास डेटा है वो सबसे उपयुक्त डेटा रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अगला सवाल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें ध्यान से। किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या माना गया है? परमाणु का द्रव्यमान किसे माना गया है, या परमाणु का भार किसे माना गया है? गारंटी बेस कब निकालेंगे? जब निकालेंगे हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब देखो भाई, जितने भी विद्यार्थी हैं इस सवाल का आंसर दीजिए और 1 मिनट के रुक के सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, इतने में ये प्रोसीजर कर दीजिए। हम अभी लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है और लंबा साथ है तो बड़ी मस्त मजे से पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए। पानी दिन क्लियर हो गए? सबने कर दिया भाई? शेयर कर दिया सर? आपके बोलने से पहले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, अब मैं इसका जो सवाल है इसका उत्तर देता हूं। परमाणु का द्रव्यमान है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो हमारे पास नाभिक पर डिपेंड करता है। किस पर करेगा भाई? नाभिक पर। और नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से ही परमाणु का द्रव्यमान बनेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार करेक्ट आंसर है। अब यदि पूछता परमाणु क्रमांक, एक इसमें कई बार पूछा जाता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ध्यान रखना कि कोई भी हमारे पास परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो, बराबर है। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ये हमारे पास क्या होता है भाई? परमाणु क्रमांक हो जाता है। लेकिन भार कहें तो नाभिक पर डिपेंड करेगा। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? बहुत शानदार तरीके से पढ़ते चलिए। अगला सवाल हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किससे धनात्मक आवेश रहता है? ये तो आप बड़े आराम से जानते हो, ये किस में धनात्मक आवेश रहता है। अब देखो, मैं यहां पर आया तो एक सवाल के बारे में ऐसा बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा था भाई 6500 सवाल हैं। कई विद्यार्थी मुझे कह रहे हैं कि सब इसमें 5300 या 5400 सवाल हैं, 5300 या 5400 सवाल हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये सवाल 2 हैं तो 2 अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए तो संख्या एक ही बनी है ताकि आपको ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना पड़े, एक साथ पढ़ें। लेकिन पेपर में अलग अलग है तो उसकी काउंटिंग तो हुई है ना, इस प्रकार ये काउंटिंग है। यूपीपीसीएल 2015 में आया, यूपीआरएन 2016 में आया, सेम सवाल है। तो बताइए इसमें किस में धनात्मक आवेश रहता है? बी ऑप्शन सबका करेक्ट आ रहा है, प्रोटॉन। ये तो सब जानते हैं, सारे विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो गए हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं निगेटिव, प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन। तो प्रोटॉन हमारे पास क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं जो आज नए हैं वो भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मैं बिल्कुल भी आराम से पढ़ूंगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते जाइए हर सवाल का। अब ये 7वां सवाल 6ठे सवाल से कुछ भी भिन्न नहीं है, सेम है। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या है? अब इन्होंने उल्टा पूछा, उसने पूछा था धनात्मक आवेश किस पर होता है, तो हमने कहा प्रोटॉन पर है। अब सवाल पूछा प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। भाई डी ऑप्शन करेक्ट कर दो। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा? धनात्मक आएगा। तो इसके लिए इंतजार करने कोई बात नहीं, ये सब आप जानते हो आराम से। तो इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास आया 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा है? न्यूट्रॉन पर आवेश कुछ भी नहीं होता है,
इनमें से कोई भी नहीं, गलत ऑप्शन शून्य, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है, न धनात्मक है न ऋणात्मक, तो न्यूट्रॉन है जो उदासीन है, और उदासीन का मतलब है यहाँ आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो शून्य। महेंद्र कुमार पटेल, सर मैंने यूपीपीसीएल TG2 का कोर्स लिया था, डिजिटल रोल पर 4 चैप्टर बचे हैं, बिल्कुल डाल देंगे। मैंने कितनी बार महेंद्र पर बताया कि आराम से लास्ट के 4 चैप्टर वो चैप्टर हैं जो हर एक ITI विद्यार्थी को पढ़ने में समझ में नहीं आते हैं, दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बचा कर रखे, आराम से पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज का फंडे के साथ, तो इसलिए आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको। ओके, तो हमारे पास हो गया ए ऑप्शन। अगला आया हमारे पास 9 नंबर सवाल। अब देखो ये सवाल आपके कूलाम के नियम से आ गया है। कूलाम के नियम से क्या कहा, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना होगा और बढ़ेगा या घटेगा, यह पूछा है। तो आप जानते हो कि आपके पास आवेश का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास है जो बल है वो बीच की दूरी यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती है। जब R बढ़ेगा तो बल घटेगा। अब इसने क्या किया है कि दूरी को दुगुनी की है। जब दूरी दुगुनी होती है तो बल हमारे पास क्या होगा, आधा होगा या 1/4 होगा, ये आपको चेक करना है। 9वें में डी ऑप्शन बता रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, क्योंकि देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यदि इसको दुगुनी करूंगा तो Q1 Q2 R की जगह दुगुना करूंगा तो 2R स्क्वायर करूंगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 इधर आ जाएगा। फिर वो सारा का सारा मैटर हमारे पास इस प्रकार रहेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 गुना घटेगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 गुना, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गए, 2 गुना 4 गुना। अब घटेगा बढ़ेगा, यदि ऊपर गुणा में होता तो बढ़ जाता, लेकिन नीचे भाग में है तो घट रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देख लो ध्यान से, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा भाई, ध्यान से देख लो। गुड मॉर्निंग। देखो 2000 विद्यार्थी कनेक्ट हो चुके हैं लाइव के अंतर्गत, सभी का स्वागत है। जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनका भी स्वागत है, और फुल डिटेल में पढ़ते रहिए और धांसू तरीके से बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी बिना आंसर दिए नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूं कि यहां पर मेरे पास टेट रेट भी आती है, उसमें 517 विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, लाइव देख रहे हैं 2050 विद्यार्थी, तो बाकी के आंसर दें भाई, ये ध्यान से रखें। अगला सवाल जो आपके पास आ रहा है इसका आंसर सब विद्यार्थी देगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं दे। हर एक विद्यार्थी को आंसर देना है। मेरे यहां पर दिख रहा है सब कुछ, पता चलता है भाई कितने विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर क्या होगा, यह बताइए जल्दी से। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नजदीक ले जाएंगे तो दोनों धनात्मक है, और समान प्रकार के आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नजदीक ले जाएंगे तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण के कारण जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिकर्षण के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर है। और इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। यदि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा, आकर्षण होगा, और ये जो आकर्षण होगा तो यहां पर गुरुत्वीय बल के रूप में कार्य करता है। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल। ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले बल हो जाएंगे, तो इस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग होगा तो आकर्षण के कारण होगा, लेकिन प्रतिकर्षण के कारण कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो समान प्रकार के परमाणु होंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सर गलत हो जाएगा इसलिए आंसर नहीं देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा तो होने दो। देखो आप जानते हो कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, प्रैक्टिस आपको प्रयास मेरे साथ करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। क्यों करना पड़ेगा, अभी आप डर रहे हो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लूज है।
आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास बढ़ाइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। गलत होगा तो होने दो, यदि आपके 2 गलत होगा, 3 गलत होगा, धीरे धीरे सही होने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, आपके मन से डर निकल जाएगा। जैसे अभी डर बैठा ना, सर मेरा तो गलत हो सकता है, सर मैं पेपर थोड़ी निकाल पाऊंगा, ये डर निकालना जरूरी है, नहीं तो ये गलतियां आप परीक्षा में करोगे। इसलिए आप यही कर दो, सारी गलतियां कर कुरा के गलतियों को खत्म करो, पीछे मत रखो। क्लियर है? सर जी वीडियो रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ये वीडियो बाद में भी पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ गया भाई हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। बड़ा आसान सा सवाल है, आप हर एक विद्यार्थी इसका उत्तर दे सकते हैं। वैद्युत उदासीन या परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? वैद्युत उदासीन और परमाणुओं के बारे में कौन सा? आपको कह दिया कि परमाणु एक तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पहला सवाल। तो इसमें से कौन सी बात सत्य है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव। प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि आवेशहीन होते हैं, उदासीन होते हैं। यही आपने देखा था। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यदि बराबर हो जाती है तो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव होंगे, तो कुल मिला के परमाणु क्या हो जाएंगे? उदासीन, क्योंकि इसका तो असर पड़ना है नहीं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और इससे ही मैंने आपको परमाणु क्रमांक बताया है कि जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उससे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व हो रहा है, कोई टेंशन वाली मामला है ही नहीं। ओके, अब आता है अगला सवाल। अब आता है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब आपको मैंने इतना आज सुबह सुबह पढ़ा दिया तो आप इस सवाल का आंसर आराम से दे सकते हो। पूछा है प्रोटॉन की संख्या 39 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या? देखो मैं हर एक परीक्षा के आने वाले सवाल करा रहा हूं, सभी परीक्षा में आए हुए हैं। आप देखो घूम फिर के सवाल वही घूम रहे हैं, घूम फिर के सवाल वही घूमने हैं। तो आप देखो प्रोटॉन की संख्या 39 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अब तीसरे या चौथे सवाल में कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग होता है उससे परमाणु भार कहते हैं, यह ध्यान रखना। टेक्निकल टर्म इंग्लिश में बता दीजिएगा। ठीक है भाई, प्रोटॉन तो जानते हो, परमाणु को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी इंग्लिश का ही वर्ड है। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। अगला हमारे पास आया 13 नंबर क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से आंसर दीजिए। 30 नंबर सवाल का आंसर ध्यान से दीजिए। कम दूरी पर रखे गए 2 बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? कम दूरी पर रखे गए हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, द्विध्रुव आवेश कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या विद्युत विभव कहते हैं। अब क्या कहा है कि दूरी है 2 के बीच में छोटी छोटी है, जो हमारे पास आवेश है एक Q1 है, एक Q2 है। कम दूरी है, यानी कि R का मान हमारे पास क्या है? कम है। R का मान कम है, तो इसका मतलब बल यहां पर क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो 2 बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? बराबर और विपरीत बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यहां पर 2 अलग अलग प्रकार के ध्रुव बन जाते हैं। ध्यान रखना, जब कभी भी, एक मैं लाइन लिखा रहा हूं, नोट लगा के लिख लेना, जब कभी भी 2 आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम हो, 10 की घात -15 मीटर से कम हो, तो वहां कूलाम का नियम कार्य नहीं करता है। जब 2 आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम हो तो कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। तो पूछोगे क्यों नहीं करेगा? कारण यह है कि जब ये यदि मान लो इससे कम होगा तो एक के रेंज में दूसरा और इसके रेंज में ये आ गया, तो इन दोनों के बीच में नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है, इसलिए कूलाम का नियम कार्य नहीं करता। जब 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी होती है 2 आवेशों के बीच की, तो कूलाम का नियम कार्य नहीं करता है, और ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव होता है। तो चलो अगले सवाल के ऊपर देखते हैं। अगला सवाल जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं भाई। विद्युत आवेश की एसआई इकाई या मात्रक क्या है?
दूसरा आवेश का यूनिट क्या है, तीसरा विद्युत आवेश की इकाई क्या है। सवाल यही है। गुमसब मेरा यूपीपीसीएल में, यूपी डीएमआर से में, यूपी आरवीएनएल में, सब में आता है परीक्षा में सवाल। आवाज नहीं है, आवाज तो बराबर चल रही है ना भाई, ऐसा क्या है? अभी तो किसी को दिक्कत आई नहीं, लगातार सही सही चल रही है। अभी मॉर्निंग में सही सही चल रही है और टेक्निकली एकदम फिट है, कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। आप तो सवाल का उत्तर दीजिए और हर सवाल आपको आना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, आपको रामबाण सवाल का सबसे ज़्यादा सारे सवाल आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। तो बताइए आवेश की ऐसे इकाई क्या। देखो अब इन्होंने पूछा क्या हमें, इन्होंने पूछा था हमसे ऐसे इकाई क्या है। तो ऐसे इकाई तो आप जानते हो कि हम बार बार काम में लेते हैं, तो उससे हम कहते हैं कूलाम। यदि मैं आपको कह दूं कि सीजीएस इकाई क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी मैं बता दूं। इसकी एक और इकाई होती है फेराडे, फेराड नहीं, फेराडे, जो 96,500 कूलाम के बराबर होती है। मैंने बहुत सारी क्लास में ईएसयू और कूलाम के बीच में संबंध भी बता दिए हैं, तो नहीं तो आप देख लो एक बार। एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻9 ईएसयू, 3 × 10⁻9 ईएसयू। और एक ईएसयू बराबर हो जाएगा 3.33 × 10⁻−10 कूलाम। क्लियर है? तो ये आप देख लेना। सारे टेक्निकल देखो, साथ साथ सबका तो इंग्लिश बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, कुछ का बताता रहूँगा, सारा साथ साथ बताएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा ना। इंग्लिश में बिल्कुल आपका मैं बात मानता हूँ भाई। इंग्लिश में देखो आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और ये कूलाम हमारे पास ऐसे ही में सीजीएस में होता है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, क्लियर, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास 15 नंबर आपके सामने हाजिर है। अब देखो 15 नंबर सवाल का आंसर, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं। देखो धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं, ऋणायन, धनायन, पॉजिट्रॉन, फर्मियन, छिद्र। जल्दी से आंसर बताइए 15 नंबर सवाल का। अच्छा 7:30 बजे उठने वालों को आज 6 बजे उठा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया ना। सुबह सुबह पूरे जोश के साथ पढ़ोगे, मजा आ जाएगा। बताइए भाई, धनात्मक विद्युत आवेश से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं, उन आवेश को हम क्या कहते हैं, या उन विद्युत के आयन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए भाई। बी ऑप्शन आ रहा, बी ऑप्शन बिल्कुल। जो पॉजिटिव से हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धनायन। और ऋणायन किसे कहते हैं, ऋणायन उसे कहते हैं जो नेगेटिव से हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऋणायन। और पॉजिटिव से हो रहे हैं हम उसे कहते हैं धनायन। तो ये हमारे पास इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल दूं, उसका धमाकेदार तरीके से सब आंसर दे देना। बहुत अच्छा सवाल है। द्रव्य में उत्पन्न स्थितिक आवेश रहता है। द्रव्य होता है तो द्रव्य में स्थितिक आवेश किस प्रकार रहता है, द्रव्य के तले में, द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर, द्रव्य के समान रूप से वितरित, या द्रव्य के आयतन के केंद्र में, या ए और बी दोनों। बताइए कौन सा होगा। द्रव्य में जो स्थितिक आवेश होगा वो क्या रहेगा। ये मान लो मेरे पास एक कटोरा सा है और इसमें द्रव्य है। अब इस द्रव्य के अंदर क्या है कि आवेश है, ये मैंने कह दिया आवेश है। तो ये आवेश क्या इसके अंदर रहेंगे कि यहाँ, फिर ये आवेश जो अंदर हैं वो सब गलत हैं, इस प्रकार अंदर नहीं रह सकते हैं। ये यहाँ पर इसके ऊपरी पृष्ठ पर रहेंगे या फिर इसके निचले पृष्ठ पर रहेंगे, कौन सा कहाँ रहेंगे, द्रव्य के अंदर। तो द्रव्य के अंदर जो स्थितिक आवेश होता है, गतिक आवेश तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, लेकिन जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज हमेशा हमारे पास ऊपरी पृष्ठ के ऊपर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन। द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर हमारे पास स्टैटिक चार्ज होता है, जो फिक्स्ड स्टैटिक यानी जो स्थिर रहता है वो हमारे पास कहाँ होता है, बी ऑप्शन, यानी कि ऊपरी जगह पर होता है। क्लियर है।
अब आता है आपके सामने 70वां सवाल, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। अब देखिए कि आप 2350 विद्यार्थी लाइव चल रहे हैं, जल्दी से शेयर करके 2500 कर दीजिएगा। 2500 विद्यार्थी लाइव हो जाओ, मजा आ रहा है, आप तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो। परारण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या है? परारण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या है भाई? आवेशित निकाय के आवेश के कण को खो जाते हैं कि पूरा आवेश खो जाता है कि कोई आवेश नहीं खोता है, अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है या ठंडा हो जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। परारण द्वारा आवेशन में क्या होगा कि आवेशित निकाय के आवेश के कण खो जाते हैं कि पूरा आवेश खो जाते हैं कि कोई आवेश नहीं खो जाता है? परारण का मतलब होता है कि बिना संपर्क किए हुए आवेश। परारण का मतलब क्या होता है? बिना संपर्क किए हुए आवेश। आवेश उत्पन्न करने के कारण वो आवेश कितने तरीके से उत्पन्न होता है? 3। एक तो होता है घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, दूसरा होता है हमारे पास चालन के द्वारा। चालन में क्या होता है कि संपर्क करने के कारण आवेश आता है, और तीसरा होता है परारण के द्वारा आवेश, बिना संपर्क के आवेश। तो परारण के द्वारा जो आवेश होता है उसमें आवेश निकाय क्या होता है कि जो आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता है, आवेश ट्रांसफर हो जाता है, कोई आवेश नहीं खोता है। तो क्योंकि परारण द्वारा भी आवेशित हो सकता है, चालन के द्वारा भी हो सकता है, घर्षण के द्वारा भी हो सकता है। घर्षण के द्वारा कौन सा था? बालों में कंघी करते हो या आपके पास हाथ में पेन तो ही, पेन को बालों में रगड़ो, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने इसकी तरफ लाओ, आकर्षित हो जाएंगे, ये घर्षण के द्वारा है। एक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, दूसरा तार टच करोगे तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, तो ये आवेश का ट्रांसफॉर्मर चालन के द्वारा हुआ। एक छड़ के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, यहां पर चुंबकीय फ्लक्स बना और उसके कारण दूसरे में जो प्रवाहित हुई उससे हम कहते हैं परारण के द्वारा आवेशन। क्लियर है? तो यहां पर कोई आवेश नहीं खोता है और ये परारण के द्वारा आवेश। ये आवेश उत्पन्न करने के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। क्लियर है? अगला हमारे पास है 18 नंबर सवाल। बड़ा शानदार सा सवाल है। यह सवाल आपके पहले कभी पूछा नहीं गया था, पिछली बार 2018 टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा में पूछा गया है। इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, और हिंदी में कहते हैं योगात्मक। यानी कि हमारे पास आवेश की योग संक्रिया भी होती है, यानी कि आवेश जो इस प्रकार होते हैं उनको योग किया जाता है, जोड़ा जाता है। यह गुण इस आवेश के अंतर्गत होता है। अब देखो कि यहां पर एक हमें दिया गया है Q1, कितना दिया गया? प्लस का 2Q, और दूसरा दिया गया Q2, यह है माइनस का 5Q। अब देखो आवेश का कार्य दोनों को जोड़ना, Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, दोनों को जोड़ूंगा, Q1 का मान कितना है? प्लस का 2Q, और ये प्लस Q2 का मान कितना है? माइनस का 5Q। तो 2Q प्लस का 5Q माइनस का कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 3Q। तो माइनस का 3Q आया, इससे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। जो आवेश होता है, आवेश की क्वांटम प्रक्रिया भी होता है। क्वांटम प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें आप कहते हो Q बराबर हमारे पास क्या होता है? Ne, यानी कि इनकी संख्याओं को गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं। तो आवेश है जो एडिटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं। तो बेहद ही शानदार सवाल था, नया सवाल था, आगामी आने वाली परीक्षा में पूछे जाने के प्रबल चांसेस हैं। अगला देखो, नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास क्या है? बल की विद्युत रेखा सदैव किस पर आरंभ होती है? आप देखो सवाल बड़ा सिंपल सा है। क्या पूछा है? बल की विद्युत रेखा सदैव किस पर आरंभ होती है? धनावेश और समान आवेश पर समाप्त हो जाती है, धनावेश और अनंत तक जाती है, धनावेश से अन्य धनावेश तक जाती है, या धनावेश से ऋणावेश होती है? क्या होती है भाई? बल की विद्युत रेखा सदैव किस पर आरंभ होती है? तो ध्यान रखें कि बल की जो द्विध्रुव के तरीके से होता है, तो एक हमारे पास होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो ये हमेशा क्या होती है? धनात्मक से तो प्रारंभ होती है, ऋणात्मक पर जाकर समाप्त होती है। तो धनात्मक से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक पर जाकर क्या होगी भाई?
समाप्त होगी, ये आवेश की प्रक्रिया रहेगी। तो बल की विद्युत रेखा सदैव कहां से आरंभ होती है? धनात्मक से धनावेश आरंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी देख लीजिए ध्यान से, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया भाई? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 19 नंबर सवाल। हर सवाल को बड़े ध्यान से करते चलिए, मजा आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। सर ये बुक बाजार में मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, और राजस्थान में तो लगभग मिल रही है। यदि आप यूपी एमपी से हो तो बाजार मिलने के थोड़े से चांसेस कम हैं। अगला हमारे पास सवाल नंबर है 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें? अणु में ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, परमाणु में होते हैं, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में होते हैं, या धनात्मक चार्ज बॉडी में होते हैं? बताइए, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? जल्दी से बताइए। धनात्मक चार्ज बॉडी होगी, ऋणात्मक चार्ज बॉडी होगी। देखो विद्यार्थियों, आप जितने भी साथियों पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिशियन को बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हो, तो इतने तरीके से अच्छे से पढ़िए। यदि आप टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि 250 में से ये 200 नंबर की आने वाली है। यदि आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 200 में से ये 150 की आने वाली है। यानी यहां देखा जाए तो 80% वेटेज है, यहां देखा जाए तो 75% वेटेज है। तो ये जो है वही सब कुछ है। तो दमदार तरीके से पढ़िए। सीटें कम आ रही है, यूपीपीसीएल में 608 पद आए हैं, और टेक्निकल हेल्पर में कितने पद आएंगे वो देखेंगे तब पता चलेगा। तो कम पदों पर अपनी सीट तभी निकाल सकते हो जब मेहनत आप बाकियों से ज्यादा करते हो। तो दबा के मेहनत कीजिए और अपने घर वालों के सपने जरूर पूरे कीजिए। आप सुबह उठिए, पढ़िए, लगातार पढ़िए, और जब तक सफल नहीं हो जाए तो आराम को त्याग दीजिए, मौज मस्ती को त्याग दीजिए, जो शादी पार्टियां, घूमना फिरना जो भी है सब बंद कर दीजिए, और व्हाट्सएप की चैटिंग समाप्त कर दीजिए। तो आपका कार्य इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस में होती है? ऋणात्मक चार्ज बॉडी। जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब होती है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है? नेगेटिव ज्यादा प्रभाव आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? नेगेटिव। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आप क्या कहोगे? कौन सा गुण आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सी बॉडी होती है? धनात्मक चार्ज बॉडी। ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आराम से हर एक सवाल का आंसर दे सकते हो बड़े दमदार तरीके से, बड़े अच्छे से, मजे से। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्लियर सवाल का चलो अब आ गए मजे में वापस, कोई टेंशन वाला मामला नहीं है, हल्का सा कुछ टेक्निकल हो गया होगा। अब देखिए पूछा है स्थिति, हमारे पास विद्युत देखो क्या होती है, हमारे पास विद्युत होती है 3 प्रकार से। आपको पूछा स्थिति का बारे में, तो अध्ययन किसने किया सबसे पहले? तो स्थिति के बारे में बताया थेल्स ने। गतिकी के बारे में किसकी राय अच्छी रही थी शुरुआत में? आविष्कार कौन माना जाएगा? वोल्टा। और जो हमारे पास एक हो गई स्थिति, एक हो गई गति, एक होता है विद्युत चुंबकीय। एक विद्युत चुंबकीय की व्याख्या जो की है वो हमारे पास की है फैराडे ने, और अभी के समय में ये सबसे ज्यादा उपयोगी, उसके बाद ये नहीं के बराबर उपयोगी हो गया। स्थिति का उत्पादन हमारे पास किसने किया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये किसके कारण उत्पन्न हुआ? घर्षण के कारण। जैसे आदि मानव है, 2 पत्थर को रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो आवेश तो उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सी विद्युत है? स्थिति विद्युत है। आपको कुर्सी या चेयर के ऊपर बिठा दिया जाए और मैं कहता हूं पैर थोड़े ऊपर रखो, पीछे तौलिए से मारता हूं, फिर कोई बंदा जाके आपका हाथ टच करेगा तो आपको झटका सा आएगा। सर्दियों में आप कंबल को झाड़ते हो, रात में तो आप देखते हो वहां चिंगारियां निकलती है। ये सब स्थैतिक विद्युत के उदाहरण होते हैं, जो थेल्स ने इसके बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी। और इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? घर्षण होता है। इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? घर्षण होता है। ये ध्यान रखना। क्लियर है? सवाल का आंसर समझ गए होंगे। अब लगातार सही चल रहा है भाई लाइव, कोई टेंशन तो नहीं है। अगला सवाल 22वें सवाल का उत्तर बताइए भाई जल्दी से जल्दी। क्या हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है?
हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट, चरण विभव, स्पर्श विभव, एम्पियरीज, रिसाव विभव, इनमें से कोई नहीं। रिसाव को इंग्लिश में लीकेज कहते हैं भाई, रिसाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीकेज कहते हैं। तो बताइए हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाएगा? हाथ से हाथ में, जैसे क्या होता है कि आप सर्दियों में सोफे के ऊपर बैठते हो, तो जब आप सोफे से उड़ते हो या कोई आके आपको बंदा कहता है हाथ पकड़ता है, टच करता है, या आप उड़ते हो तो किसी वस्तु को टच करते हो तो झटका सा आता है। या कई बार क्या होता है कि आपको पानी पिलाने कोई जो लोटा या गिलास लेके आता है और आप उस लोटे या गिलास को लेते समय यदि उसके हाथ के टच हो जाता है तो कई बार आपको झटका सा महसूस होता है। ये मुख्यतः उसमें होता है सर्दियों में ज्यादा होता है। तो हाथ से हाथ में आवेश प्रवाहित होने वाला करंट कहलाता है स्पर्श विभव, क्योंकि ये स्पर्श के कारण हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श विभव कहते हैं। क्लियर है साथियों? तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, स्पर्श विभव। ध्यान से देख लीजिए, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाएगा? स्पर्श विभव कहलाएगा। बिल्कुल यूट्यूब पर रोज चलेगी, आप देखो ना थंबनेल में मैंने लिख दिया ना, डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार चलनी है, और मैंने आपको काफी समय से बताया है, तो यह डेली ही चलेगी। अगला सवाल, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की बहुत सारी विधियां हैं, इनमें से जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी विधि है जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की नहीं है? जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। 2300 सीट तो लाइव है, तो जल्दी से पढ़िए भाई, नहीं तो सीट कोई और ले जाएगा, ये टेंशन ले लेना बाप। निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि है? रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? नहीं है। अच्छा नहीं है पूछा है, इससे तो होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा भी जो उत्पन्न होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने से भी उत्पन्न होता है क्या? यह बताइए, धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने से भी उत्पन्न होता है क्या? कभी भी धातु के पट्टी से तो नहीं होता है भाई, दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने से जरूर होता है, क्योंकि ये हमारे पास सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव, थर्मोकपल इफेक्ट होता है ना। तो अब हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया कि धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। धातु पट्टी के दोनों सिरे, धातु के यानी कि दो लोहे के रगड़ने पर हमारे पास विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। मुख्य विद्युत वाहक बल हम यहां से उत्पन्न करते हैं, और यहां से हमारे पास क्या होता है कि जंक्शन को गर्म करने पर वहां पर हल्की धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसे हम सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल वहां पर भी उत्पन्न होता है। तो 23 का आंसर करेक्ट क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। अगला सवाल आपके सामने आ रहा, फिर दबा के सवाल का उत्तर दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा भाई ध्यान से। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह का हमारे पास परंपरागत सिद्धांत जो होता है, जिसमें धारा प्रवाहित करती है पॉजिटिव से नेगेटिव प्रवाहित करती है, तो उस सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित क्या होती है वो मैंने बता भी दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव। यही ऑप्शन, यही है ऑप्शन, कुछ अलग ही नहीं है, यही रहे। जिनके पास बुक है पर्सन आने से पहले उत्तर दें, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा करना भी गलत है, मैं तो आपको कहता हूं केवल उत्तर देना मेरा लक्ष्य भी नहीं है। उत्तर मैंने बुक में लिख के दे दिया, मेरा लक्ष्य है आपको समझाना, इसलिए हर एक सवाल को समझाते हुए चल रहा हूं। और आपका भी लक्ष्य है कि सवालों को समझना। सवाल यदि आप मेरे से सुनते हो तो ज्यादातरों के दिमाग में सीधे सेट हो जाते हैं, तो वही आपको कार्य करना है, सवालों को सीधा समझना है। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार क्या होती है? करंट हमेशा आपके पास क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। अच्छा, धारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, ये कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव से कहां जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। तो जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन ने सिंपली यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो बात तो सही है, लेकिन धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। पूछ ले धारा की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह मीटर प्रति सेकंड है, मीटर।
ठीक है, यहां 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यानी ये हमारे पास कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अब किसी को मील में कन्वर्ट करना है तो 3 लाख को देख लीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो मील प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1.609 का एक्चुअल में भाग देना होता है। तो उसके तकरीबन जो ऑप्शन आता है वो करेक्ट आंसर होता है। कई विद्यार्थी एक परीक्षा में सवाल आया था, अब आगे आ ही जाएगा एम प्रति सेकंड, लेकिन वो मील के बारे में दिया है तो 1,86,000 के समथिंग उत्तर होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चाल के कारण विद्युत धारा की चाल होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी धारा प्रवाहित की दिशा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 253 नहीं, ये 10 ये कुछ नहीं है। 253 कहां से आ गया भाई, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला हमारे पास सवाल आ गया। अगला सवाल भी सिंपल है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है ऊंचे विभव की दिशा में, नीचे विभव की दिशा में, दोनों दिशाओं में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से 25 सवाल का आंसर बताइए कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, ऊंचे विभव की दिशा में होती है, नीचे विभव की दिशा में होती है। यानी कि विभव हमारे पास देखो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर मूव करते हैं। यदि ज्यादा आवेश है, ज्यादा से कम आवेश की तरफ क्या जाएंगे, चार्ज जाएंगे, आवेश जाएंगे। तो इससे आपको यह पता चलता है जहां आवेश ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता है, जहां आवेश कम होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत कहां होगा, जहां आवेश ज्यादा होगा। कमजोर कहां होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कम कहां होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है यह पूछा है। ऊंचे विभव की दिशा में होती है, नीचे विभव की दिशा में होती है, या दोनों दिशा में होती है, इनमें से कोई नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो हमारे पास बताइए जल्दी से। 25वें का आंसर किसी का ए आ रहा, किसी का बी आ रहा, जल्दी से बताइए भाई। और अब देखो कई कई तो बीच में सी आंसर वाले भी हो गए हैं। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, जल्दी से बताइए भाई। ऊंचे विभव की दिशा में, नीचे विभव की दिशा में। बी राइट आंसर आ रहा भाई। क्योंकि ए राइट आंसर आ रहा है, सब गोल गोल घूम रहे हैं। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, चार्ज कंसंट्रेशन आवेश हमारे पास इस दिशा में जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति हमारे पास ऊंचे विभव की दिशा में होती है भाई। कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से रखना। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं, नीचे विभव की दिशा में नहीं होती है, ऊंचे विभव की दिशा में होती है इलेक्ट्रॉन की गति। क्योंकि देखो कारण अब समझो मेरी बात ध्यान से, आपको किसी को कंफ्यूज हो सकता है। यहां पर है मेरे पास 5 वोल्ट, समझना, यहां पर मेरे पास है 2 वोल्ट। अब मुझे बताओ कि धारा किस दिशा में जाएगी, तो आप कहोगे सर धारा जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन की ओर। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आंसर है। अब दाओ सवाल पर बताओ आवेश यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो आप कहोगे धारा के विपरीत दिशा में। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऊंचे विभव की दिशा में। नीचे वाली की तरफ इलेक्ट्रॉन गया क्या, नहीं गया। कहां गया, ऊंचे की तरफ। धारा किस दिशा में गई, नीचे विभव की दिशा में। पूछा किसकी गति है, इलेक्ट्रॉन की गति है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप कमेंट दिखा दीजिए भाई जल्दी से कमेंट। तो क्या हो गया भाई, अभी भी कहे होंगे बी क्यों है, सबके ए होना चाहिए। मैं झुंझुनू राजस्थान से बुक नहीं मिली है, तो बुक आप या तो मार्केट जाइए अंकित चौधरी जी, और या फिर आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि ए ऑप्शन क्यों है, ये देख लीजिए। जिसको किताब से लेने पर भी समझ में नहीं आया वो यहां पर आपको क्लियर होगा कि क्यों है, ये आपके पास डिटेल पड़ी है। अब देखो सबको पता चल गया ए क्यों है, क्योंकि पता है कि वोल्टेज तो ज्यादा से कम की तरफ धारा जाएगी और इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा उस विभव की ओर हो गई है। तो क्लियर हो गया, बिल्कुल बढ़िया, शानदार सवाल से। अगला सवाल, कई किताब खोल के बैठे हैं, 26 का उत्तर दे दिया, जबकि मैंने तो पूरा सवाल ही नहीं दिखाया अभी तक।
ऐसा नहीं है, किताब खोल के मत बैठो। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और आयन, प्रोटॉन और आवेशित कण। बताइए मुझे आप ध्यान से कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के कारण होता है, तो किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और आयन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, या आवेशित कण के कारण होता है? जल्दी से बताइए भाई। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु, सबका ऑप्शन यही आ रहा है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। लव यू सर जी, आपको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार भाई। इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन। जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसे धीरे धीरे कमेंट क्या करेंगे, जल्दी से करिए, बहुत स्पीड से। बुक का नाम क्या है? ये तो टाइटल में लिखा पड़ा है बुक का नाम। क्या बुक का नाम? अभी आप बुक का नाम भी आपको नहीं पता चला है, टाइटल में लिखा पड़ा है। 26 में इलेक्ट्रॉन सबके आ गए भाई, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास धारा प्रवाहित होती है। और ये जे थॉमसन अनुसार है, वैसे हमारे पास धारा क्या होती है? तो आप कहोगे आवेश प्रवाह की दर I बराबर dq बाई dt। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल है बड़ा शानदार वाला, और ये टेक्निकल हेल्पर में, यूपीपीसीएल में भी आया है, टेक्निकल हेल्पर में भी इस प्रकार का सवाल आया है। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? अब देखो यहां पर क्या होता है कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ को किस कपड़े से रगड़ा? सिल्क। सिल्क को हम क्या कहते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या हुआ? कांच की छड़ हो गई धनावेशित, और सिल्क हमारे पास क्या हो गया? ऋणावेशित। रगड़ने के बाद तो किस किस्म की विद्युत पैदा होगी? गतिक होगी, स्थितिक होगी। तो ये रगड़ने पर हुआ, और रगड़ने का मतलब हो गया घर्षण, और घर्षण के कारण क्या पैदा होती है वो उत्तर आप आराम से जानते होंगे। तो घर्षण के कारण क्या आंसर आएगा वो आप जानते हैं। गतिक आएगा कि स्थितिक आएगा कि दोनों आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, घर्षण के कारण। मैंने अभी सवाल थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा आया था? स्थिति। तो जल्दी से आंसर देख लीजिएगा भाई, आपका आंसर सही है कि नहीं है, जल्दी से देख लीजिएगा भाई। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। सबका करेक्ट हो गया। 2000 से ऊपर लाइव, अब देखो 3000 से ऊपर भी लाइव कर सकते हो आप, जितने हो। अब ये आया था, मैं इसी सवाल के कर रहा था, ये टेक्निकल हेल्पर में आया था। इस सवाल का उत्तर तो मैंने अभी अभी आपको दे ही दिया कि कांच की छड़ एक रेशम कह दो या सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित। और रेशम के, कांच की छड़ से किसको रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है? देखो कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित। धनावेशित होती है ना कांच की छड़, धनावेशित मतलब कांच। और ऋणावेशित कौन सी हो जाती है? सिल्क। तो अब इन्होंने पूछा कांच की छड़ किसको रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है? कांच की छड़ धनावेशित हो गई, इसका मतलब, और सिल्क की छड़ ऋणावेशित हो गई, इसका मतलब कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क को देती है। ये हुआ ना भाई, यहां से कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धनावेशित होगा, और सिल्क के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसलिए ऋणावेशित होगा। और मैंने आपको ये बता दिया कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ोगे या रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। इसका मतलब कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, सिल्क ने ग्रहण कर लिए। तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 28वां सवाल देख लीजिए ध्यान से भाई, सबका आ रहा है। 28वें का ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट चल रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से देख लीजिएगा 28वें का। अगला देखिएगा हमारे पास सवाल 29वां। अब देखो 29वें को सवाल, ये सेम परीक्षा में 3 सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है?
ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में अलग अलग हमारे पास व्याख्या है, और ये ध्यान से देख लीजिए कि अलग अलग परीक्षा में आई हुई है। आप किसी परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछ लें, आप देख लीजिए तीनों सवाल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए सही विकल्प का चयन करें जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर है, किसी इलेक्ट्रॉन पर परिणाम क्या होता है, तो ये आपको सभी को बताया हुआ है। तो ध्यान से आप क्लियर है। अब इसके बारे में क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में स्टार्टिंग से भी आप जानते हो ये 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मैंने गलती से यहाँ माइनस का निशान नहीं लगा, ये भी लगाना चाहिए। प्रोटॉन का होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होगा, लेकिन ये धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास ऋणावेशित है, तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात है ही नहीं। अब आते हैं ऑप्शन आपके पास। अब 1.602 है तो कोई बात नहीं, 1.602 सही है, सभी ऑप्शन दे दिया। 10⁻⁻19 गुलाम केवल ई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भाई जल्दी से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ई ऑप्शन। किसी को इस सवाल में कोई चिंता नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा, किसी को चिंता है तो मुझे बता दीजिएगा। भाई जल्दी से उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत फास्ट तरीके से आंसर देते चलिए। सबके करेक्ट चल रहा है, किसी के मिस्टेक चलने के चांसेस ही नहीं है, बहुत शानदार तरीके से मजा आ रहा है। अब है अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास 30वां। अब यहां पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इसमें कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है। यह सवाल भी वैसा ही है, यदि आप ढंग से उत्तर दें तो इसमें कोई मामला चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से दीजिए जल्दी से। 29वें का ई ओके ई, अभी तो ई वाला चला गया, अभी तो क्या पुराना कैसे आंसर आ रहे हैं। 30वें में सी आया, अब सी 30वें में सी। बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, नहीं मिलेगा भाई पीडीएफ। कोचिंग सेंटर कब खुलेगा, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तब खुल जाएगा। धौलपुर वाले की तरफ से आपको सर डेली करना है, हम धौलपुर वाले आस करते हैं आपकी, बिल्कुल हम आपके सबके आस को पूरा करेंगे। अयोध्या उत्तर प्रदेश है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो पिछले वाले सवाल में था, ये सवाल आगे वाला भी आ गया। अब तो 6000 वाली बुक बीकानेर में मिल सकती है क्या, बिल्कुल मिल सकती है बुक बीकानेर में, क्यों नहीं मिलेगी। आप किसी भी बुक डिपो जाकर बोलो, और नहीं मिलती तो मंगवा के देगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली बात सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो आप जानना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई को कहां में लेते हैं, तो आप कहना इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते हैं ना, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, तो वहां पर इसको काम लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो मान आपका वही होता है 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। 1.602 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। जो आपका कूलम का मामला है वो जूल का जाएगा। यदि आवेश के पूछता तो कूलम कह देते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा तो जूल कह दिया, क्योंकि जूल भी इकाई होती है ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की इकाई होती है। तो ये ध्यान रखना भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आता है हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल देखिए ध्यान से। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर में होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। जब देखो विद्युत धारा है, धात्विक कंडक्टर, कोई भी धातु होती है तो उसमें से विद्युत धारा गुजरती है। जब धारा गुजरती है तो तापमान बढ़ता है, यानी कि वो गर्म होने लग जाता है। गर्म क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्या इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। देखो दो पत्थर यदि आपस में टकराते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोलिजन होता है। तो बताओ यहां पर किस कारण से दो पत्थर टकराते हैं, क्या होता है, कोलिजन होता है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का मात्रा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स के में उपयोग की जाती है, इसका मान यह हो। बहुत अच्छे से डिटेल है कि बहुत शानदार, पाउंड टू किंग, बहुत शानदार है। 31वें में क्या बता रहे हैं भाई, ए ऑप्शन। चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव, धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव, संचालित इलेक्ट्रॉन के बीच आपसी टकराव, मूल परमाणु से चालन के टकराव के नियम के कारण। जल्दी से बताइए क्या आंसर है भाई। किसी के बी चल रहा है टारगेट यूपीपीसीएल, और इसके तो ए चल रहा है शेखर कुमार के चल रहा है बी आंसर।
किसी को ये लगता है सर किताब में काफ़ी सारी कुछ मिस्टेक है या ज़्यादा मिस्टेक है, कम मिस्टेक, मैं एक एक सवाल सोल्व करूँगा, देखना मिस्टेक क्या, अभी तक तो कोई मिस्टेक आई नहीं है, और जो आएगी तो हम क्लियर करेंगे ना, क्योंकि आपको हमसे उम्मीद है और हम आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे और पूर्ण इस चीज़ को करें। गंगानगर में मिल जाएगी। अगर यूपी वाले में मुझे आइडिया नहीं है, यूपी में क्या होगा, ऑनलाइन मंगवा लेना, क्योंकि वहाँ पर कौन सी जगह मिलते हैं मुझे आइडिया नहीं रहता है। सूरतगढ़ में मिल जाएगी भाई। इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव, चालन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे आपस में टकराते हैं या परमाणु आपस में टकराते हैं, तो उनके टकराने के कारण क्या होता है कि जैसे दो पत्थर टकराते हैं क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने के कारण भी हीट उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, तो ये उसके टकराने का कारण होगा। 31वां करेक्ट आंसर रहेगा। और अब एक हमारे पास सवाल देखते हैं 32वां, इसका सॉल्यूशन डिलीट नहीं किया उन्होंने। 32वां सवाल ध्यान से देख लीजिए भाई। जब कोई विद्युत आवेश, इतना सा रखा, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक क्या हो जाता है। जब विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है, जैसे मान लो मैं आपको पूछता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र कहां तक होता है, तो आप कहोगे वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और जहां तक विद्युत आवेश को अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो 32वें का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो साथियों, अब मैं आपको 5 मिनट इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से देखना भाई। कि सबसे पहली बात है कि क्लास जो होगी वो हमेशा सुबह 7 बजे होगी। सुबह 7 बजे हमारे पास डेली क्लास यहां पर होगी। आज हमने 32 सवाल किए, कल हमारे पास आवेश का चैप्टर पूरा होगा। डेली 7 से 8 1 घंटा लगातार चलेगी। ऐप वाले विद्यार्थियों को मैंने टाइम बता दिया, ऐप में किस टाइम क्लास चलेगी, तो वो वहां पर तैयार रहें। बाकी जुनून वगैरह सब जगह किताब मिल जाएगी, किताब की चिंता नहीं करनी। दुकान वाले को किताब मंगाएगा, वो मंगवाएगा और लेके देगा, आपको क्यों चिंता करनी है, ये काम दुकान वाले का है। तो 7am राजस्थान वाले में दुकान वाले जल्दी मंगा लेंगे, यूपी वाले हैं तो दुकान वाले में टाइम ज्यादा लगा देते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, तो देख लेना आप। तो 7 AM डेली क्लास होगी। डेली हम गुड मॉर्निंग यहाँ पर आके दोनों मिलकर करेंगे। और अभी 15 दिन के बाद में ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी, तो उसके बाद जो यहाँ पढ़ना आना चाहता तो आ सकता है, लेकिन मेरी सुबह 7 बजे वाली क्लास आपको यहाँ लगातार ही मिलेगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 7 बजे वाली लगातार क्लास मिलेगी। हम आपके साथ लगातार परीक्षा तक रहेंगे, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इलेक्ट्रीशियन में कीर्तिमान आपको रचना है और इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूर्ण भूमिका निभाऊंगा। जो कार्य करना है वो सब आपको करना है, कितनी मेहनत करनी है आपको करनी है, कितनी तरीके से डेडिकेटेड होकर पढ़ो वो आपको पढ़ना। मेरा कार्य होता है आपके अंदर इलेक्शन उत्पन्न करना, इलेक्ट्रीशियन का जोश उत्पन्न करना, और ताकि हम यूपीपीसीएल टेक्निकल हेल्पर, एमपीटीओ, बीएसपीएसएल, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसकी भी तैयारी करें, इंडियन आर्मी, सब में से किसी ना किसी में सिलेक्ट होके जाएं और कौटिल्य का नाम भी उच्चार करें। अपने माता पिता, गुरुजनों को सभी का नाम आप रोशन करें, ये मैं हमेशा आपसे उम्मीद करता हूं। आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंतर्गत, सर हम आपको ये क्लास कैसी लगी है, मेरी क्लास ये, और ये इनिशिएटिव कैसा लगा है जो हमने आज ये इनिशिएटिव शुरू किया। पहली शुरुआत की है कि रामबाण के 6500 सवाल को हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा उसके लिए बेहद ही शानदार पल होगा। तो ये आपको इनिशिएटिव कैसा लगा, इसके बारे में भी अपना जरूर विचार रखिएगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक बात ध्यान रखना, डेली क्विज हमारे पास कौटिल्य ऐप के अंदर फ्री चल रही है। मैं फ्री वाला बात ही बता रहा हूं, कौटिल्य ऐप में डेली क्विज फ्री चलती है, तो जरूर जाके अटेंड करना। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करके डेली क्विज देना। इसमें क्विज किसकी होगी, कंप्यूटर की और इलेक्शन की, यूपीपीसीएल के हिसाब से अभी चल रही, क्योंकि वो भर्ती आई उसके हिसाब से बेस्ट। और एक वीकली टेस्ट होता है भाई, वीकली टेस्ट होगा पूरा, जैसे 50 नंबर का कंप्यूटर, 200 नंबर का कंप्लीट। तो ये भी आप जरूर अटेंड करना। ये भी कौटिल्य के ऐप के पूर्णतः निःशुल्क, पूर्णतः फ्री चल रहा है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, कुछ पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूं, तो जल्दी से जाके कौटिल्य क्लास से जोधपुर नाम से 7000 8000 के आसपास सब्सक्राइबर है या उसके चैनल के सदस्य हैं, तो उसको आप चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख लेना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना जो है।
और कौटिल्य के ऐप के ऊपर ये फ्री चल रही है, सुबह 7 बजे की क्लास फ्री है। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल होगा वो मैं फ्री दूंगा, कुछ अलग से पढ़ना होगा वो फ्री दूंगा, कुछ नई चीज आएगी तो वो फ्री दूंगा। वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐप के अंदर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो भी लगातार चलेगा। ठीक है साथियों, बहुत शानदार रहा, आपने बहुत अच्छे से लिखा। थोड़ा टाइम और बढ़ाओ, ये मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग अभी स्टार्ट होगी, तो 7 से 8 तो मैंने टाइम आपको दे दिया, फिर 8 बजे से अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से 1 घंटा ही उपयुक्त रह पाएगा। नहीं तो मैं दे देता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार लंबे समय तक चलना उस हिसाब से। 4 बजे होगा क्या, आज 4 बजे क्लास नहीं है, बाकी 4 बजे वाली क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर की भी आपकी डिमांड को पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, शानदार तरीके से। ऑफलाइन बैच जब भी कोचिंग खुल जाएगी तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ऑफलाइन बैच तो शानदार चलेंगे। जो गारंटी बैच की बारे में बात कर रहे हो वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। जब स्टार्ट होंगे तो टेक्निकल हेल्पर के लिए स्टार्ट होंगे और बैच शानदार होंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये है हमारे पास पूर्णतः है आज की क्लास। कल हम इस क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं शेयर जरूर करिएगा सभी के साथ। ये मैं अभी बताना भूल गया, सभी साथी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, फेसबुक वॉल पे डाल दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको पढ़ा पूरा दूंगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है साथियों।